POM, Unit 2, Chapter number 1, ऑर्गेनाइजिंग हमारा बाकी था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 चैप्टर यूनिट 2 में है। मोटिवेशन वी हैव कंप्लीटेड, leadership we have completed, communication we have completed. The only and only topic is remaining is concept of organization and authority. देखते हैं concept of organization and organizing. Present business system is very complex, as we all know. In today's scenario, the present business system is very typical. The unit must be run efficiently to stay in this world of competition. आज के ज़माने में कंपटीशन में सर्वाइव करना है तो आपको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनना पड़ेगा। वेरियस इंडिविजुअल एफर्ट मस्ट लीड टू अचीवमेंट ऑफ कॉमन बिजनेस गोल। हमको हर प्रकार से एफर्ट करने पड़ेंगे, मेहनत करने पड़ेंगे। तब ऑर्गेनाइजेशन है क्या? तो ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन इज द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड ऑफ पर्सनल, पर्सनल का मतलब एम्प्लॉई, इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शन विथ अ व्यू टू अचीव बिजनेस गोल थ्रू ऑर्गेनाइजेशन। यानी सिंपल डेफिनेशन है जो गई कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब तुम्हारे वहाँ के लोगों को ऐसे, तुम्हारे बिजनेस के अंदर ऐसे एम्प्लॉय को ऐसी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट करनी है, स्ट्रक्चर ऐसा रखना है सो दैट ऑब्जेक्टिव ऑफ योर गोल, ऑब्जेक्टिव और गोल ऑफ योर बिजनेस कैन बी अचीव। अब डेफिनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लुइस एलन, उन्होंने क्या बताया? तो ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग वर्क टू बी परफॉर्म। क्या बताया कि सबसे पहले तो तुमको ये जानना जरूरी है तुम्हारा स्ट्रक्चर कैसा होगा, एंड ग्रुपिंग ऑफ वर्क, कौन से काम को कौन से ग्रुप में अलॉट करना है, विच डिफाइन एंड डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, और सही जॉब के लिए, सही वर्क के लिए सही प्रकार से अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है, and establish a relation for the purpose of enabling people to work more effectively together in accomplishment of objective। और काम ऐसे लेना है, ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश करना है ताकि इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाए। क्लियर? भी अलग अलग डेफिनेशन है, अपने कोई भी एक लर्न करनी है। देखो 5-5 लोगों की डेफिनेशन दी हुई है। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्रेजेंटली द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज यूज इन द फॉलोइंग वे, विथ और विदाउट प्रीफिक्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन को एंटिटी के तौर पे भी जाना जाता है, एज ए ग्रुप ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है, एज ए स्ट्रक्चर के नाम पे भी जाना जाता है, एज ए प्रोसेस के नाम पे भी जाना जाता है। हम ये चारों चार कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज एन एंटिटी, एज ए बिजनेस। एंटिटी मीन्स बिजनेस। मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज ऑफ टर्म ऑर्गेनाइजेशन इज एंटिटी, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, कि चाहे वो कंपनी हो। इन हिज फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइंड एज कलेक्टिवली ऑफ पीपल फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। यानी फॉर्म का मतलब ये होता है कि लोगों से ऐसा काम लेना ताकि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अकॉर्डिंग टू विलियम स्कॉट, ऑर्गेनाइजेशन आर कलेक्टिविटी ऑफ पीपल, यानी लोगों को बेगी करना, अलग अलग स्किल वाले, रूल्स वाले, रेगुलेशन वाले, नॉलेज वाले, एक्सपीरियंस वाले, that have been established for the pursuit of relatively specific objective on a more or less on continuous basis। यानी जो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, कांस्टेंट बेसिस पे अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, when organization is defined in this form it has following features। तो देखो एंटिटी के फीचर्स क्या है? तो नंबर 1, एग्रीगेशन मीन्स बेगी करना। उन्होंने एग्रीगेशन नहीं बोला, आइडेंटिफाइबल एग्रीगेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग।
यानी ऐसे लोगों को बेगी करना जिससे तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके। नंबर टू, डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस क्रिएशन, डेलिब्रेट यानी सिस्टेमेटिकली। नंबर थ्री, पर्पोजिव क्रिएशन, कोई मकसद से ही तुम लोगों को बेगी करोगे। नंबर फोर, कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव अचीव कब होगा, जब तुम्हारे एंटरप्राइज के अंदर, तुम्हारे सिस्टम के अंदर, तुम्हारे बिजनेस के अंदर कोऑपरेटिवनेस होगा। नंबर फाइव, स्ट्रक्चर, तुम्हारा मार्को क्लियर होगा। एंड रेशनैलिटी, यानी जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाएगी वो रेशनल होगी। क्लियर। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ ए पीपल वे डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो देखो, व्हेन वी रिफर टू इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वी रिफर टू वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन हु क्रिएटेड दिस ग्रुप ऑन देयर वे टू सेटिस्फाई देयर नीड। कॉमन है, लोग सोसाइटी के अलग अलग लोग बिजनेस में भेगी क्यों होते, ताकि वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सके अर्निंग के तौर पे। ओके, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज रिफर टू एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, it is mostly referred to different group, either they are formal group which they have to follow formally or informal group। clear। अब देखते हैं फीचर्स क्या इसके। तो एन ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज रिफर टू पीपल। कौन रिफर टू पीपल, क्यों रिफर टू पीपल, तो रिफर टू पीपल का मतलब क्या होगा, विदाउट ग्रुप ऑफ पीपल बिजनेस के नॉट सर्वाइव। नंबर टू, द ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ पीपल हु इंटरैक्ट अमॉन्ग देमसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन वो है जहाँ पे लोग एक दूसरे से बिजनेस में इंटरैक्ट करते हैं। नंबर थ्री, the interaction are specified by some sort of structure। अब ऐसा नहीं कि जब इच्छा हुई, जब मूड हुआ तब तुम इंटरेक्ट कर लोगे, बराबर उसका भी कोई ना कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा, कोई स्पेसिफिक कंडीशन होगी, स्पेसिफिक रूल्स होगा। क्लियर, समझ में आया। क्लियर, यानी अगर कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे तुमको रेगुलरली इंटरेक्ट करना पड़ेगा, मगर इंटरेक्ट करने के लिए भी उनको स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। एंड द इंटरेक्शन, अब वो इंटरेक्शन भी होता है तो क्यों होता है, तो इंटरेक्शन आर डन टू अचीव कॉमन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कोई ना कोई मकसद को पूरा करने के लिए, कोई मकसद को पूरा करने के लिए, कोई मकसद को पूरा करने के लिए किया जाता है। ओके, क्लियर। अब पॉइंट नंबर थ्री इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रक्चर क्यों बोला गया है, तो वो भी देखते हैं, वो भी देखते हैं क्या बोला गया है। तो देखो, तो इन concept of structure, in concept of structure which describe the relationship between, which describe the relationship between, which describe the relationship between individual and position, individual and position, individual and position, अंडरलाइन करते जाना, अंडरलाइन करते जाना। That hold structure tend to somewhat permanent with provision of incorporating changes whenever required। Underline क्या बोला है कि जब ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो तो उसके अंदर तुम कभी ना कभी कोई ना कोई जात का चेंजेस ला सकते हो। क्लियर, वो डिपेंड, इसके लिए बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब जरूरत पड़े तब उसके अंदर तुम कुछ ना कुछ उमेरा घटेरा कर सकते हो। आगे, however the use of term structure to denote organization is not used independently but is combined with organization in the form of structure
और स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपको सीधा के सीधा ज बताया है, सीधा के सीधा ज बताया है कि अगर तुमको बिजनेस में कोई चेंज लाना है तो डिपेंड करता है तुम्हारे स्ट्रक्चर पे। क्लियर? नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन, नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, प्रोसेस मीन्स प्रक्रिया। तो ध्यान देना, क्लासिकल थियरीज हैव यूज्ड द टर्म ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस through which organizing structure is created. Because of the term organization and process, more confusion has been created in literature. Literature, ये जूनी बात है क्लासिकल, but in present context, the term organization is almost referred as entity. ये चीज याद रखना है, सब जूने प्रोसेस ये सब जूने ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स ने बताए थे, मगर मॉडर्न इकोनॉमिक्स तो ऑर्गेनाइजेशन को एक एंटिटी के नाम से ही जाना जाता है। इट इज टर्म एज ऑर्गेनाइजिंग रेदर देन ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना, ऑर्गेनाइजिंग रेदर देन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? ये चीज आपको बहुत जरूरी तौर पे याद रखनी पड़ेगी। सो इन दिस पार्ट we shall call it organizing through which structure is designed and it has following element। कौन से एलिमेंट है तो देखते हैं। नंबर 1 डिपार्टमेंटेशन। डिपार्टमेंटेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखो लिखा हुआ है, क्रिएटिंग वेरियस डिपार्टमेंट डिवीजन एंड सेक्शन टू परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी, यानी बिजनेस बढ़ेगा ऐसे उनका डिवीजन भी होते जाएगा। Number 2, linking department. The next issue come before the management is decide how various department are linked together. हमको हर डिपार्टमेंट को एक दूसरे से लिंक कैसे करना है, क्योंकि फाइनेंस का कहीं ना कहीं लिंक किसी ना किसी तरीके से लिंक प्रोडक्शन के साथ है, प्रोडक्शन का कहीं ना कहीं लिंक परचेज के साथ है, परचेज का कोई ना कोई लिंक सेल्स के साथ है, मार्केटिंग वाले के साथ, यानी हर डिपार्टमेंट एक दूसरे से कोई ना कोई पॉइंट पे कोई ना कोई वे पे एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो ये चीज़ पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। नंबर 3 ये तो मैंने सबसे पहले ही बताया था, टू डिस्क्राइब एंड डिफाइन ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन से काम के लिए कितनी अथॉरिटी देनी है, और ये भी बताया था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द सेम साइड, आर द टू डिफरेंट साइड ऑफ सेम कॉइन, यानी एक सिक्के के दो अलग अलग पहलू को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। फक्त अथॉरिटी दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दोगे तो भी काम अचीव नहीं होगा, खाली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है अथॉरिटी नहीं दी है तो भी काम नहीं होगा। तो तुमको ये स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर डिसाइड करना है कि कितनी अथॉरिटी असाइन करनी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। ये डिटरमाइन होती है तुम्हारे नेचर ऑफ द वर्क, task of the work and your position in the business. And number 4, prescribing authority relationship. Every individual whose function in capacity of superior has become some authority. There is need for prescribing authority among individual and department in which they function. Clear? तो ये तुम्हारा कंप्लीटली पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, और उसके 4 टाइप्स कौन से थे? एंटिटी, ग्रुप ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। नाउ कम स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें 3 प्रकार की चीज आपको पढ़नी है। लाइन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है, दूसरा पढ़ना है आपको स्टाफ एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन, और तीसरा टॉपिक है फंक्शनल स्ट्रक्चर। देखते हैं डिटेल में। लाइन, तो दिस इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। It is called military or departmental or scalar type of organization. Under this system, authority flow directly from top to hierarchy level, यानी स्टेप बाय स्टेप। तुम डायग्राम देखोगे तो पता चल जाएगा। तो इसके अंदर भी 2 प्रकार आते हैं। पहला आता है प्योर लाइन। तो प्योर लाइन का मतलब क्या होता है? सीधी की सीधी लाइन होगी। इन प्योर लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑल पर्सन एट गिवन लेवल
all person at given level perform the same time of work, same time of work, same type of work. The division is only for the purpose of control. Division सिर्फ कई के लिए कंट्रोल कर सके इसके लिए भाग पाड़े हुए हैं. इट क्लियरली इसके अंदर सिस्टमेटिकली किसकी क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन किसको अकाउंटेबल होगा, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगा, यूनिटी ऑफ डिसीजन क्या होगा, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होता है. देखो एग्जांपल तौर पे देख लो, प्रोडक्शन मैनेजर मेन है तो उसके हाथ के नीचे फोरमैन ए, फोरमैन बी, फोरमैन सी. फोरमैन के नीचे वर्कर, तो वर्कर के नीचे 1 2 3 4 ग्रुप है, यानी प्योर लाइन यानी स्टेप बाय स्टेप तुम्हारा फॉलो होगा. इसमें तुम्हारा दूसरा आता है डिपार्टमेंटल लाइन. डिपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है, व्हेन योर बिजनेस इज हेट्रोजीनियस, या तो आपका बिजनेस कॉम्प्लेक्स है जहाँ तो बहुत बड़ा है, जहाँ पे तुमको अलग अलग डिपार्टमेंट से काम लेना है, तो उस समय आप अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की रचना करोगे. The departmental type of organization divide the enterprise into different departments which are convenient for control purpose. There is unity of control and line of authority from top to bottom. ये तो सिंपल ऊपर से ही नीचे जाएगा. The whole organization is put under the overall control of the chief executive, who may called general manager, and different department put under the departmental manager. हर डिपार्टमेंट का कोई ना कोई मैनेजर होगा जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करेगा. डिपार्टमेंटल मैनेजर गेट ऑर्डर डायरेक्टली फ्रॉम जनरल मैनेजर. The manager are not dependent upon each other. Each department manager या तो each department has his own line, and हर department की खुद की line होगी. जैसे line organization में पढ़ा, उसके अंदर डेप्यूटी मैनेजर होवे, असिस्टेंट मैनेजर होवे, सुपरवाइजर होवे, सुपर सबऑर्डिनेट होवे, पियर्स होवे, वर्कमर होवे, फॉरमैन होवे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. અને जैसे जैसे लाइन बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे उनके डिपार्टमेंट के नीचे उनका अथॉरिटी डिवाइड होती जाएगी. एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, कौन सा एग्जाम्पल आता है, डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए तुम देख सकते हो. देखो फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, पर सबके डेप्यूटी मैनेजर है, सब डेप्यूटी मैनेजर के हाथ के नीचे सुपरवाइजर, तो इसको बोलते हैं तुम डिपार्टमेंटल लाइन ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. अब देखते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो सिंपल है, जो डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में पढ़ा वही तुम्हारा सब कुछ है. तो लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड इंस्ट्रक्शन, लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड इंस्ट्रक्शन आर वर्टिकल, आर वर्टिकल. That is that is top to bottom. Number two, the unity of command is maintained in the straight in broken line. सीधी की सीधी जो कि step by step. It means each subordinate receive instruction from immediate boss. सीधी बात है ना, लाइन है तो मेरे ऊपर वाला मेरे को ऑर्डर देगा. All the person at the same level are independent of each other. कॉमन है, सब लोग इंडिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि उनके जो डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, उनकी जो लाइन का हेड होगा, वही उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करेगा. This structure specifies responsibility and authority, limiting the area of action by a particular position होल्डर. सीधी है कि सबकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, सबका लेवल ऑफ एजुकेशन, सबका लेवल ऑफ पावर भी फिक्स होगा. अब इसके एडवांटेज क्या है, तो इसको इतना डिटेल में जाने जैसा नहीं है. नंबर वन, सिंप्लिसिटी. कि भाई लाइन ऑर्गेनाइजेशन सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी रहती नहीं है. नंबर टू, जैसे जैसे लाइन नीचे आती जाएगी ऊपर से टॉप से लेके बॉटम तक, ऐसे ऐसे अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेप बाय स्टेप नीचे जाती रहेगी. नंबर थ्री, कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है कि भाई तुमको लाइन अथॉरिटी में बिजनेस को मैनेज करने के लिए, चलाने के लिए कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेटिवनेस होना ज़रूरी है. Point number five, chain of command goes from top to bottom. So there is direct link between supervisor and their subordinate. So communication की line भी effective होगी और communication भी complete होगा. There are less chances और minimum chances for barrier. रुकावट के chances कम रहते हैं.
पॉइंट नंबर 5, एडवांटेज नंबर 5, ये मेथड दूसरी मेथड के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल है, क्यों पहले से तुम्हारा यूनिटी ऑफ कमांड हायर की चेन क्लियर रहता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आता है क्विक डिसीजन, कि तुम जो डिसीजन लोगे वो उतावल में ले सकते हो, फास्ट होगा, उसमें टाइम नहीं बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि सबको अपनी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है ने कॉमन है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो डिसीजन लेने वाले पहले से जो ऊपर के हेड होते हैं वो ले चुके हैं, तो वो लोग ही लेंगे। यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड देने वाला एक होगा। इफेक्टिव कंट्रोल, कंट्रोल सुपरविजन रख सकते, क्योंकि कॉमन है, मुझे सिर्फ उसको ही कंट्रोल करना है जो मेरे हाथ के नीचे है। बराबर, उसको उसके ही कंट्रोल करना है जो उसके हाथ के नीचे है ना। कॉमन है, तुम्हारे हाथ के जितने लाइन में जितना आता है तुमको उसी लोगों को कंट्रोल करना है। फ्लेक्सिबिलिटी, के कॉमन है, फ्लेक्सिबल है कि भाई जैसे सिचुएशन चेंज होती है, कुछ नया चेंजेस आता है, तो भाई अपने को यहाँ टाइम वेस्ट किए बिना हम ऑटोमेटिकली चेंजेस ला सकते हैं। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ लाइन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ कम्स डीमेरिट, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के गैर फायदे क्या है? तो सबसे बड़ा पॉइंट में सबसे बड़ा गैर फायदा होता है काम का बर्डन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? तो लिखा हुआ है, टू मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दे आर एक्स दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक नंबर ऑफ डिसीजन and supervise the work of subordinate under him, so the workload goes on increasing in as the line goes increasing. Number 2, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन का फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइन में तुम आते हो तो यू हैव टू टेक डिसीजन इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, तुमको हर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस के बारे में देखना पड़ेगा। क्लियर? नंबर 3, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब तूने पढ़ा कोऑर्डिनेशन रहता है, मगर नंबर 2 क्या कोऑर्डिनेशन नहीं रहता? क्यों नहीं रहता? तो सीधा बताया, ऑल डिपार्टमेंट हैव ट्राई टू रन द डिपार्टमेंट इन देयर ओन वे, according to in their own way, according to suitability, so there is lack of uniformity among department, uniformity नहीं मेंटेन होती है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं होती। आगे, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन, देखो जो एडवांटेज थे वही डिसएडवांटेज है। द लाइन ऑफ, कितनी बार क्या होता है कि ऊपर से जो नीचे एक अथॉरिटी के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए पास हुआ, तो कितनी बार कितने सुपीरियर या ऑफिसर अपने हिसाब से कम्युनिकेट करना चाहेंगे, अपनी सहूलियत के मुताबिक, अपनी डिसीजन के मुताबिक न, कॉमन है वो लोग अपना फायदा ही देखेंगे, तो ये सब कारण की वजह से भी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। नंबर 2, लैक ऑफ इनिशिएटिव, क्यों इनिशिएटिव? नया मौका कौन नहीं होगा? तो नया मौका इसके लिए नहीं मिलेगा आगे बढ़ने का, कि कॉमन है जो भी मेन डिसीजन लेने का वेटो पावर है, वोटिंग पावर है, इलेक्ट्रल पावर है, वो किसके हाथ में? टॉप मैनेजमेंट के हाथ में। लोअर ऑफिसर डज नॉट हैव इनिशिएटिव इन सजेटिंग, ने कॉमन है जो एक्चुअल काम करते उनको बोलने का मौका ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर अथॉरिटी एंड पावर टॉप से लेके बॉटम तक जाता है। फेवरेटिज्म ये भी होता है, बायस के चांसेस हो जाते हैं। द ऑफिसर वर्क अकॉर्डिंग टू देयर विश, दे जज द परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग डे टू योर ओन यार्डस्टिक। यार्डस्टिक का मतलब कि जो भी तुम्हारा टॉप वाला होगा वो अपने हिसाब से वो सब चीज़ों को ध्यान देगा। इंस्टेबिलिटी की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है सूटेबिलिटी, तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है। तो यही पॉइंट पे याद रखना कि लार्ज स्केल बिजनेस में, बहुत बड़ा बिजनेस है, वाइड बिजनेस है, जायंट बिजनेस है, तो वो बिजनेस के अंदर आप लाइन और ऑर्गेनाइजेशन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। एंड लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज सुटेबल ओनली व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल स्केल। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा लाइन ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली अवर होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक में अपने सेकंड देंगे स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन से।